एक्सरसाइज 4 बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि बाल गोविंद भगत कौन सी विद्या है, कौन सा प्रकार का है, रेखा चित्र। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए हेडिंग डालिए, देखेंगे शब्दार्थ। प्यारे बच्चों, कम्बली, कमली, कमली बने होता है कंबल, कमली बने क्या होता है, कंबल। कलेवा, सुबह का जलपान, या यात्रा करते समय नहीं आदमी जाता है कहूँ तो ले लेता है, चाहे तू लोग भी वो पढ़े उड़ने जाता होगा तो ले लेता होगा, उसी को कलेवा कहा जाता है। पूर्वाई, पूरब की ओर बहने वाली, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, उधर से जब हवा बहेगा पूर्वैया, हेने से बहेगा पछया, हेने से बहेगा उत्तरैया, हेने से बहेगा दक्षिणैया, जाने से बहेगा ओकरे में अय्या जोड़ देना। पूरब से पूर्वैया, पश्चिम से पछया कहलाता है, ये या जोड़ाता है खाली। अधरतिया मतलब होता है आधी रात। खंजड़ी, डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। निस्तब्धता, सन्नाटा या सुनसान। लोही, प्रातः काल की लालिमा, सुबह सुबह आप जगिएगा सूरज बहुत लाल रहते हैं, उस समय लाल रंग ज्यादा दिखता है, उसी को कहा जाता है लोही। आवृत, ढका हुआ। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास, कुश देखे होंगे, कभी कभी पूजा पाठ होता है तो उसका एक अंगूठी जैसा बनाया जाता है। बोदा, कम बुद्धि वाला, भोदा नहीं होता है, भोदा आदमी कहता है क्या बड़ी भोदा है, भोदा नहीं होता है, बोदा होता है। क्या होता है, बोदा, बोदी खाते हैं ना आप लोग, वही बोदा। संबल मने होता है सहारा, जीने, सीढ़ी को कहा जाता है, यह फारसी शब्द है, उर्दू फारसी शब्द है। पंजर, मृत शरीर या लाश। सुभग मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। प्यारे बच्चों लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता है? तो बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यदि कोई जटा जुटा बढ़ा ले तो वह साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। मतलब वो साधु जैसा नहीं थे, लेकिन बात हर कुछ साधु जैसा करते थे। साधु ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करते रहे, दंड कमंडल उठा लिए, टीका वगैरह ले लिए तो साधु बन जाइएगा, नहीं। कर्म ऐसा कर रहे हैं जिससे आप साधु जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो साधु कहलाइएगा। तो बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें क्या कहा जाता था, साधु कहा जाता था। उनका आचरण बहुत शुद्ध था। लिख लीजिए नेक्स्ट। भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? प्यारे बच्चों, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करते नहीं दिखा, बल्कि मगन होकर गीत गा रहे थे। उनकी भावना का चरम उत्कर्ष था। वे अपने पतोहू से कहते कि आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गई, जो एक आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतोहू को यथार्थता का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। और नॉर्मली आदमी अगर मरता है कोई तो रोता रहता है, लेकिन रो नहीं रहे थे, बोल रहे कि बहुत हुआ, अच्छा हुआ, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई, तुम भी जश्न मनाओ। खैर उसकी पतो थोड़ा ना जश्न मनाएगी कि हाँ हाँ खुशी से नाचने लगी ऐसे कि हाँ मर गए ऐसा कुछ, तो वो नहीं कर रही थी। लेकिन वो कह रहे थे कि ये होनी है, एक दिन होता ही है। लिखो, लिख लीजिए इतना। नेक्स्ट। पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? प्यारे बच्चों, विवाह के बाद पति पर ही पत्नी का सबसे ज्यादा अधिकार है। सबसे ज्यादा जो अधिकार होता है पत्नी का पति पर होता है। पत्नी का भी कर्तव्य है कि सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मानकर उसे से मुखाग्नि दिलवाया
यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। उस शादी के बाद वो दिखाए हैं कि नहीं, जो शरीर पर अधिकार है वो सबसे ज्यादा पत्नी का है, इसलिए वो आग दिलवा दिए। लिख लीजिए, निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, क्या अनुच्छेद है? बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए कौन भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो बोले, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। अब क्वेश्चन बना है कि बालगोविंद भगत ने पतोहू को बेटे से आग क्यों दिलाई। देखिए आप लोग कैसे लिखिएगा, ये पूरा लिख के, ये क्वेश्चन लिख के हम उत्तर जो बोल रहे हैं वो लिखिएगा। आप लोग उत्तर हम जो बोलेंगे वही सुन के लिख लेना है, हम इसको उत्तर को लिखेंगे नहीं। बालगोविंद भगत ने पतोहू को बेटे से आग क्यों दिलवाई? तो बालगोविंद भगत के अनुसार बेटे पर, शादी के बाद बेटे पर पतोहू का ही ज्यादा अधिकार होता है, इसीलिए वो आग दिलवा दिए। फिर से, शादी के बाद बेटे पर पतोहू का ही, बहू का ही ज्यादा, उसकी पत्नी का ही ज्यादा अधिकार होता है, इसीलिए बालगोविंद भगत ने पतोहू को बेटे को आग देने के लिए कहा। अगला, पतोहू बालगोविंद भगत को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो बालगोविंद, उत्तर होगा इसका, उत्तर लिखिए, बालगोविंद भगत के को देखभाल करने के लिए उसकी पतोहू के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए वो बालगोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पतोहू के रोने पर भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला? ये क्यों नहीं बदला? क्योंकि इसका उत्तर हो जाएगा, बालगोविंद भगत जानते थे कि उनके मरने के बाद पतोहू का देखभाल करने के लिए कोई घर में नहीं बचेगा, इसीलिए उसी के खातिर वो अपना निर्णय पे अटल रहे कि नहीं, तुमको अपने घर जाना है। बालगोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी? तो बालगोविंद भगत ने आखिरी दलील दी कि तू घर छोड़कर जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। और चुल्लू भर पानी का अर्थ क्या होता है? शर्म। चुल्लू भर पानी का अर्थ होता है थोड़ा सा सहारा या शर्म भी हो जाता है, डूब मरना होता है, सहारा देना होगा। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, प्यारे बच्चों देखिए, कुछ योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह किसको कहा जाता है? जैसे आप देखे होंगे माता पिता, ऐसे नहीं लिखा जाता है माता पिता, बिचवा में इसे को डैश दिया जाता है, रोटी ओटी ऐसा कुछ। तो देखिए इसी को कहा जाता है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ होता है? माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन, जिन पदों में दो खंड प्रधान हो वहां योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, दो विपरार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? योजक चिन्ह। दो अगर विपरार्थक चिन्ह हो, जैसे दिन रात, तो दिन और रात एक साथ अगर लिखना होगा तो बीच में क्या जोड़ देंगे? इसमें योजक चिन्ह। जैसे पाप पुण्य, विपरार्थक शब्द है ना दोनों, पाप पुण्य, तो दोनों के बीच में क्या लगाएंगे? इसमें योजक चिन्ह। जो बीच में डैश लगता है उसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। और उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, रोटी वोटी, जब दो शब्दों में एक सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है तो वहां योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नहीं बोलता कि ढेर अनाप शनाप बोल रहे हैं, गाली उली मत दीजिए, रोटी वोटी लाइए ना जी, सब्जी उब्जी ना है का हो, अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लो, लिख उख लो, खाऊ लो, बुनिया सुनिया लाइए। तो ऐसा जो बोला जाता है, तो वो जो, अब रोटी ओटी, ओटी कहाँ खाता है आदमी?
भात ऊत, तो भात खाता है, ऊत कहाँ खाता है? तो इसी को कहा जाता है निरर्थक शब्द। इनके बीच में भी क्या जोड़ा जाता है? योजक चिन्ह जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों लिख लीजिए इसको भी। नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग देखो। उद्धरण चिन्ह क्या होता है? एक होता है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा ऐसे नीचे दिया जाता है, इन्वर्टेड कॉमा ऊपर है। इन्वर्टेड कॉमा दो प्रकार का होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। जब आप तैयारी कीजिएगा यूपीएससी वगैरह का और आपको रिटन पेपर होगा तो सब में ज्यादा नंबर कटता है, तो ये सब इसी चिन्ह के लिए कटता है कि ये प्रयोग करने नहीं आ रहा आपको। तो जहां किसी पुस्तक से वाक्य ज्यों का त्यों उद्धत किया जाए तो वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का, जहां कोई विशेष शब्द, पुस्तक, समाचार, लेखक का उपनाम, शीर्षक आदि उद्धत किया जाए तो वहां इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप रामायण के राम महान है, ये रामायण में लिखा हुआ है, तो अगर इस शब्द को आपको कहीं लेके चिपकाना है चाहे लिखना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, चाहे करो या मरो, तो यहां पे महात्मा गांधी का कथन हो गया, तो करो या मरो, तो इसको हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, क्योंकि वो खास चीज है। आपको ये सब पढ़ना होगा। जिसे जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि जीवन विश्व की संपत्ति है, तो एक शब्द हो गया इनका, तो इसको किस कोमा में बंद करेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमा में। लेकिन कामयानी की कथा, ये एक कहानी का नाम है, कामयानी, कामायनी, तो ये सिंगल में बंद होगा। निराला, दीनबंधु निराला को कहा जाता है, तो निराला उपनाम है, किसी का उपनाम बताना होगा। जैसे बोलिएगा आप कि पाठक जी, तब पाठक जी ऐसे लिखाएगा, इसको सिंगल लाइन में बंद कर देंगे इसे, पाठक। हिंदुस्तान एक दैनिक पत्र है, हिंदुस्तान एक नाम है समाचार पत्र का, इसीलिए इसे एक इन्वर्टेड कोमा में बंद करेंगे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, रेखा चित्र किसको कहा जाता है? अभी जैसे आप पढ़े होंगे, ये जो पाठ था वो रेखा चित्र था। तो जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन में हूबहू चित्र बन जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। यथा बालगोविंद भगत, सोना, ये सब रेखा चित्र। जैसे आप किसी को देखें और उसी का पूरा देखा हुआ आप उसके बारे में लिख दिए तो उसका नाम पड़ता है रेखा चित्र। समझ में आ जाएगा? चलिए लिख लीजिए। अगला, व्याकरण। इस पाठ में ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हों। प्यारे बच्चों, ऐसे पाठ में प्रयुक्त शब्दों का चयन कीजिए जो योजक चिन्ह से जुड़े हों। आपको यह होमवर्क मिलेगा कि योजक चिन्ह से जितना भी डैश से जुड़ा हो वो सब शब्द आपको लिखना है, सब शब्द आपको लिखना है जितना भी डैश से जुड़ा हो। अब आपको लिख के और हमको दिखाना है, कल सबको लिख के इसको लाएगा, जो सब कल सबको इसको लिख के लाएगा। योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ सब शब्द लिखना है और गिन लेगा सब कोई कि कौगो है, किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, सबका बराबर। कह ना किताब में से लिखोगे ना कि वो सतवा के, तो तीसरा के, वो पहला के किताब से लिखेगा, तो सब कोई का वो योजक चिन्ह बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमू लिखेंगे, हमरो होना चाहिए बराबर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। आज के लिए इसमें इतना ही है।